अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुझे कहते हैं फरहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया की एडिक्शन यकीनन हर दूसरा शख्स इसका शिकार है, और ख़ास तौर पे जो मोबाइल यूज़र होते हैं, जब तक सोशल मीडिया पे एक अपना कसीर वक्त गुजार ना दे तो उनका दिन नहीं गुजरता, और अक्सर तो रातें भी नहीं गुजरती। लेकिन इस एडिक्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और साइबर बुलिंग क्या होता है, इसके अलावा दीगर जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब हफ्ज़ा फ़याज़। हफ्ज़ा, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आपको बताते चलिए जी, हफ्ज़ा कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में, और इसके अलावा कॉर्नर स्टोर स्कूल में स्पीच क्लिनिश हैं, और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक भी अपना चलाती हैं स्पीच कॉर्नर के नाम से। अच्छा हफ्ज़ा, हम आगाज़ में ये बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एडिक्शन है ये ख़त्म हो सकती है, और कौन सा तबका है माशरे का, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के? जी फरहान, जो सोशल मीडिया एडिक्शन है इसका बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है हमारी टीन एज पॉपुलेशन पे है, जो हमारी बिल्कुल नौजवान नस्ल है, बच्चों पे भी इसका डेफिनेट एक इम्पैक्ट है। वो सोशल नेटवर्किंग की बजाय मीडिया ज़्यादा एक है उनका इम्पैक्ट, लेकिन जो नौजवान नस्ल है उनका एक सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग एंड देन यूजिंग दैट साइट्स, उसके ऊपर बहुत एक ध्यान है, और उनकी एक ज़िंदगी की एक मामूल की एक बात है कि उन्होंने ये इस्तेमाल करना है, उन्होंने अपडेट करना है वेयर आर दे, और उन्होंने अपडेट करना है क्या चल रहा है, क्या ज़िंदगी में चल रहा है। तो सिमिलरली उनकी एक लाइफ का एक हिस्सा बन चुका हुआ रूटीन है उनकी, और जहाँ जो क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स में आ जाए, हम एडल्ट्स में आ जाएं, तो वो लोग आई थिंक मोर रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, तो उनका इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। जो हमारी टीनेज पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ इम्पैक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, ये एडिक्शन एक एडिक्शन पॉजिटिव एडिक्शन होती है, हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को अपडेट करना या अपने जो प्रोफाइल है उसको अपग्रेड करना, ये तो एक एक नॉर्मल चीज़ है। बट एक एडिक्शन की जब हम बात करते हैं कि बार बार सोशल मीडिया यूज़ करना, एक चीज़ है कि आप रोक नहीं सकते अपने आप को, आपको नीड आ रही है, आपको यूज़ करना है, यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ कि आपने नहीं यूज़ करना। तो एक आई थिंक एक कंपल्शन है, अगर साइकोलॉजी में देखें तो कंपल्शन बिहेवियर है, एक कंपल्सिव एक नीड आ रही है, एक अर्ज है, यू नीड टू डू दैट। और मोर लाइकली मैंने जो टीनेजर्स में ऑब्जर्व किया है कि दे आर लाइक के उनको स्पेयर टाइम है, whenever they are free, तो they are using social networks, they are using Facebook, they are blogging, and there are groups for discussions and everything. तो बेसिकली वो अपना स्पेयर टाइम जो है वो थ्रू नेटवर्किंग अपना स्पेंड करते हैं। अच्छा, स्पेयर के साथ कभी कभी तो आप अपना कीमती टाइम भी सर्व होते हैं। अच्छा अफसा, मुझे बताइए कि ये एडिक्शन कोई हद नहीं रही है। एग्जैक्टली आप समझती हैं कि इस एडिक्शन को ख़ास तौर पे फेसबुक की एडिक्शन हो जाए, या फिर आप व्हाट्सएप की एडिक्शन हो जाए, या सोशल मीडिया के दीगर जो ज़राए हैं उनकी एडिक्शन, ये ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है? व्हाट आर द सोल्यूशन? अगर हम एडिक्शन की बात करें तो एकदम से ख़त्म करना, एकदम से ज़िंदगी से बिल्कुल मीडिया का वर्ड ही निकाल देना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। आप अपना टाइम निकालें कि ये वक्त है जो मैंने मीडिया पे यूज़ करना है, और बस यही है, क्योंकि हम ये हद भूल जाते हैं कि कितना वक्त मैंने इस पर स्पेंड करना है, और वो टाइम की कोई लिमिट नहीं है। देन आई प्रेफर टीनेजर्स को जो एक मेरी एडवाइस है कि वो अपनी हॉबी डेवलप करें, रादर देन कि वो अपना स्पेयर टाइम, अपना फ्री टाइम नेटवर्किंग पे यूज़ करें, वो एक हॉबी डेवलप करें जिसमें वो देन सोशल इंटरेक्शन जो हमारी आज की कम्युनिटी बहुत मिस करती है, एक फैमिली टाइम, एक क्वालिटी टाइम जो आपस में वो करें, वो उस नेटवर्किंग साइड से हटा के वो एक रियल लाइफ कम्युनिकेशन को अप्रिशिएट करें। देन सेकेंडली आई विल प्रेफर के लॉग आउट करें, माइंड में नहीं आपको नोटिफिकेशन आ रहा है तो इमीडिएटली यू गो थ्रू द वेबसाइट, क्योंकि व्हाट इज़ इट, क्या शेयर किया है, क्या था, आई नीड टू अपडेट समथिंग, और माय फ्रेंड इज़ देयर, ओके आई नीड टू अपडेट कि मैं किधर हूँ। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा अपनी लाइफ से माइनस करें और प्रायोरिटाइज़ करें कि मीडिया आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है, क्या यू आर यूज टू, यू आर एडिक्टेड टू दैट, आप उसे नेचुरली आप उससे पीछे अवॉइड नहीं कर सकते आप उसको। तो इस तरह से आप स्केड्यूल करें तो नेचुरली आप इसको कम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, और बहुत सी चीज़ें हैं क्योंकि पहले कहा जाता था जनरेशन गैप है, अब टेक्नोलॉजी गैप है विद एडल्ट्स। तो ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, यू कैन नॉट जस्ट गेट रिड ऑफ मीडिया। एंड अगर इसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स में देखें तो यस, इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स है कि यू आर अवेयर
آپ اپڈیٹ ہوتے ہیں نیو ٹرینڈس کیا ہیں. سملرلی اف یو وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ, اگر آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک بڑے لیول پہ بات چیت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ڈسکشن کا پلیٹ فارم بھی ہے یہ. تو دیز آر پازیٹیو پوائنٹس. ایک میجر جو پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ایک کلک پہ آپ کے سب انفارمیشن آ جاتی ہے. بیفور نیچرلی وہ چیزیں ویسی نہیں تھی, تو ٹیکنالوجی نے ایک جو پازیٹیو پلس پوائنٹ ایڈ کیا کہ ہر چیز آپ کے کلک پہ دور ہے. جسٹ کلک یو گیٹ ایوری تھنگ اباؤٹ دیٹ. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ. یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پازیٹیولی اور کتنا نیگیٹیولی اس کو یوز کرتے ہیں. اور میرے خیال میں پازیٹیو چیزیں زیادہ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نیگیٹو تھوڑا اور ہوتا ہے, لیکن وہ ایسے لگتا ہے بہت زیادہ اور ہوتا ہے. بٹ دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو چیزیں بہت ہو رہی ہوتی ہیں, بہت انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے ایک کلک کے اوپر. جیسے آپ نے کہا آپ کو بہت سی نیگیٹو, اس میں میجر ایک نیگیٹو یہ ہے کہ یہ مونیٹرڈ نہیں ہے. جو بچے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, دے آر یوزنگ ٹیکنالوجی آل انڈیپینڈنٹ. اس میں پیرنٹل گائیڈ لائن نہیں ہے, پیرنٹل گائیڈنس نہیں ہے, کوئی بھی مونیٹر نہیں کر رہا ہے. سملرلی جو بچے ہیں وہ پریفر کر رہے ہیں آن لائن میڈیا نیٹ ورکنگ فرینڈشپس. وہ ریئل لائف انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں اپنے ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ دے پریفر کہ وہ اپنی فرینڈ سرکل بنائیں تھرو دیز سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس. اینڈ دیٹ از وائی کیونکہ وہاں فرینڈس بن جاتے ہیں اور وہ چیز ان کو اتنا ایڈکٹ کرتی ہے ٹو ٹاک ٹو دیم, ٹو شیئر تھنگس ٹو دیم, کہ وہی چیز ان کے اوپر ایک نیگیٹو جو امپیکٹ ڈالتی ہے. اچھا حفظہ, آپ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہیں. اب ہمیں یہ بتائیے کہ بچوں کے اندر رجحان بہت زیادہ ہے کارٹونز دیکھنے کا, ٹیلی ویژن دیکھنے کا, اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا بھی استعمال. اسپیچ یا بولنے کی کمیونیکیشن کے ایشوز کتنے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے ایک میجر کمیونیکیشن کا گیپ آ رہا ہے. بچوں کی نارمل اسپیچ ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے. جو بچے نارملی لینگویج ڈیولپ کرتے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کے, اپنے جیسے بچوں کے ساتھ سیکھ کے, وہ اس کی بجائے وہ میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. جو چیز وہ کارٹون سے سیکھ رہے ہیں تو ان کی جو لینگویج ہے, جو ان کا بولنے کا انداز ہے, وہ کارٹونش ہے. وہ روبوٹک لینگویج استعمال کرتے ہیں, وہ ایسے ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں جو سم ٹائمز ہماری لینگویج میں ایگزسٹ نہیں کرتے. جیسے دیر آر کارٹونس جو کہ ایسی لینگویجز بھی ہیں ان کارٹونس میں جو کہ ریئل لینگویج نہیں ہے, دیٹ از اے کارٹونش لینگویج. لیکن بچوں نے کیونکہ بڑوں سے لرن نہیں کیا, اپنے ایج گروپ سے لرن نہیں کیا, انہوں نے میڈیا سے لرن کیا, اور وہ وہی والی لینگویج کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں. اور وہ ایک میجر ریزن ہے کہ اب کیونکہ میڈیا ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے, اینیمیٹڈ ہے, وہ پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے زیادہ چیزیں لرن کرتے ہیں. آپ کسی بھی بچے کو دیکھ لیں کہ وہ ہی ول پریفر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. اگر ہم سمپل وی آر ڈسکسنگ اینڈ ہیونگ اے کنورسیشن, ایون ٹین ایجرس کو بھی دے ڈونٹ فائنڈ اٹ اینی تھنگ انٹرسٹنگ کہ آپ بڑوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ بڑوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. ان کو انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں. دے پریفر, وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر, کیونکہ اس میں زیادہ میڈیا کے ایک ایلیمنٹ ہے, ایک کلرفل ایک دنیا ہے, گلیمر ہے, انٹرسٹ ہے بچوں کا. اور یہ چیز جو ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ سائبر بولنگ, یا میں اس پہ بھی آئیں گے اب. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک گیپ آ رہا ہے, اور گیپ کی ایک بڑی وجہ یہ آ رہی ہے کہ جو سب سے اس میں ایشو آ رہا ہے, آپ ٹیلی ویژن دیکھیں, آپ سوشل میڈیا یوز کریں, ہونا چاہیے نالج, سب چیزیں ہیں, بٹ وہ اخلاقی قدریں جو ہماری ہیں نا, وہ ان کو وہ بہت ڈیمیج کر رہی ہیں. ادب جو ہے وہ بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے, بڑوں کا, بچوں کا. اور بچے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, تو کوئی بڑا آیا ہے, مطلب یہ ایک بڑا الارمنگ چیز ہے. اچھا, ہم اب بات کریں گے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, سائبر بولنگ. سب سے پہلے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے سائبر بولنگ ہوتی کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں, اور یہ کب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی آپ بولنگ کا شکار ہو رہے ہیں؟ بالکل, سائبر بولنگس از بیسکلی آن لائن بولنگ. جو چیز ہماری ایک پہلے نیبرز میں ہوتی تھی یا اسکول کے ایک کلاس روم میں بولنگ ہوتی تھی, وہ چیز اب میڈیا پہ شفٹ ہو گئی. وہ چیز اب ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ بیسکلی ریٹن ایکسپریشنز یوز کرتے ہیں, کسی کو بھی نیگیٹو ریمارکس دینے کے لیے, ہراس کرنے کے لیے, یا ابیوسو کمنٹس, جو ایسی چیز. اور سم ٹائمز تو یہ ڈائریکٹلی کسی کے ریلیٹڈ ہوتی ہے, سم ٹائمز دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ایچ ادر اینڈ سم ٹائمز دے ٹاک ٹو ایچ ادر. مطلب ایک گروپ میں سپوز ایک پکچر لوڈ ہو گئی یا واٹس ایپ گروپ میں ہے, تو اب ایک بندے کو پکڑ لیا تو پھر اس کی عزت افزائی شروع کر دی. بالکل, جو بھی آپ کی گرجز ہیں, جو آپ کی نیگیٹو ایک سینس آف ہیٹریڈ ہے, وہ پروموٹ ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی سے. ریزن ایک اس کا جو ہے یہ پروموٹ کیوں ہو رہی ہے کہ دیکھیں کلاس روم میں ہے, اگر بولنگ ہو رہی ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہے. الٹیمیٹلی ٹیچر ول ٹیک نوٹس آف اٹ, تھنگز ول بی ایڈریس. لیکن جو ٹیکنالوجی کے تھرو سائبر بولنگ پروموٹ ہو رہی ہے, دیر از شیئرنگ, ری شیئرنگ, اینڈ دین دیر آر 100 آف ویورز فار دیٹ تھنگ. بہت سارے لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے, اوپن ہے, اور وہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے. اور دیٹ از وائی کہ جو
बंदा जो इंडिविजुअल जो बच्चा उससे बुली हो रहा है उसके लिए कोई एंड पॉइंट नहीं है। और जो एक मेजर इसका एक इफेक्ट आता है कि इमीडिएटली पता नहीं चलता है कि उस बच्चे के जहन पे या ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग, उसके जहन पे साइबर बुलिंग का इफेक्ट हो गया, ये इमीडिएटली पता नहीं चलता। देयर कैन बी अ रीज़न पेरेंटल निग्लिजेंस है, और मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स को ये चीज़ अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है कि साइबर बुलिंग येस एग्जिस्ट करती है और इसके कितने हार्मफुल इफेक्ट हैं और वो एक बच्चे की साइकी को कितना बुरा लीड कर सकते हैं। अच्छा अफजा, इसमें बच्चों के साथ बड़े भी बहुत इफेक्ट होते हैं, सपोज उनको भी बुलिंग की जाती है और वो भी मेंटली बड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है आपने एक बड़ी वैलिड बात की कि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आप पहले होता था कि आप आमने सामने आप एक दूसरे की बुलिंग कर रही हैं, अब ये है कि बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक इंटरेक्शन लेवल और प्लस लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है वो बहुत से लोगों के सामने जो है ना वो एक मतलब तज़ीक की जाती है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये हम स्पीच के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि बड़े बच्चों का इशू आता है, कुछ स्लो स्पीकर्स होते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते और कुछ बोलते हैं तो उनकी समझ नहीं आती, तो ये इश्यूज़ बचपन से होते हैं कि वक्त के साथ साथ होते हैं या फिर कब डायग्नोज होता है? सबसे बड़ा इशू जो है डायग्नोज किस तरह हो सकता है? इसकी देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। कुछ बच्चों में सिंस लाइक जब उनकी नॉर्मल स्पीच की डेवलपमेंट आनी थी वहीं पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। फर्स्ट क्राई में ही प्रॉब्लम थी, फर्स्ट क्राई ही लेट था। तो ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट होनी है, वो एक एडल्ट को भी स्टार्ट हो सकती है विद द रोड एक्सीडेंट। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने की कोई एज डिफाइंड नहीं है, लेकिन जिस एज में ये स्टार्ट होंगे उसी हिसाब से इनका प्रोग्नोसिस होगा। एक बच्चे को आफ्टर लैंग्वेज एक्विजिशन जब उसकी लैंग्वेज आ गई थी फिर एक मसला शुरू हुआ है तो उसका प्रोग्नोसिस बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका के आगे ये डिजीज़ कितना प्रोसेस करेगी। एक बच्चे को जिसको शुरू से ही ये प्रॉब्लम है नेचुरली उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिटी में इसके डायग्नोसिस हैं मदर्स यूजुअली इग्नोरेंट होती हैं क्योंकि वो कंसीडर नहीं करती स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को। इवन मदर्स को नहीं, मैंने डॉक्टर्स को देखा है। येस देयर आर पीडियाट्रिशियंस जो कि एक्वायर हैं, जो अवेयर्ड हैं इस चीज़ से कि येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन देयर आर मेनी डॉक्टर्स जो कहते हैं कि आप परेशान ना हो, बच्चा ठीक हो जाएगा, ताकत की दवाइयाँ दे रहे हैं हम और ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल बोलना स्टार्ट हो जाएगा। वो अवेयर नहीं है, खुद भी अवेयर नहीं है कि यस ये मसला हालांकि इतना सीरियस एकेडमिक्स, उसकी पर्सनालिटी, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट को एक प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसकी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, देयर इज़ नो वर्ड्स। तो जो पेरेंट्स हैं एक जर्नली मैं बात करूँगा, वो किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं कि उनका बच्चा बोल नहीं रहा? अब वही आप यू आर राइट कि एक साल तक तो माँ बाप को अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। यूजुअली जिन माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता, मे बी देयर इज़ देयर फर्स्ट चाइल्ड, दैट इज़ देयर फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड में यूजुअली पेरेंट्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि बच्चे की नॉर्मल माइलस्टोन इस एज में उसने बोलना था, इस एज में उसने बोलना शुरू करना था। एक जो एक ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होता है वो स्कूल लेवल पे जाके स्टार्ट होता है। जब उसकी स्कूल की एज आती है तो पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा इस एज में तो स्कूल में सारे बच्चे बोल रहे हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ कि ऑन द एवरेज बहुत सारे बच्चे जुमलों में बात करें ये तो वन वर्ड लेवल पे है, या ये तो बिल्कुल वन वर्ड भी नहीं बोलता और वो भी मीनिंगलेस है, ये तो जेस्चर्स यूज़ करता है, इशारों की ज़बान इस्तेमाल करता है। समटाइम्स टीचर्स बहुत हेल्पफुल होती हैं ये बताने में, हाँ जी ये क्लासरूम में इसको दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है, बात समझा नहीं पाता, लेसन सुना नहीं पाता, ठीक है, याद कर लेता है, वर्ड्स गलत लिख रहा है, जो बोलता गलत है वो लिखता भी गलत है। तो इस तरह टीचर्स बहुत हेल्प करती हैं कम्युनिटी बेस्ड इसमें। इवन वी डू प्रोग्राम्स जिसमें हम टीचर्स को अवेयरनेस देते हैं कि देयर आर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, और आप वहीं पे क्लासरूम में करें एड्रेस ताकि एकेडमिक्स प्रॉब्लम ना आए, एकेडमिक प्रॉब्लम ना आए, उसकी एक नॉर्मल अच्छी डेवलपमेंट और नर्चरिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये डायग्नोस हो गया बच्चे में इशू है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप उसकी थेरेपी करते हैं आप लोग, उसको ट्रीटमेंट कैसे होता है वो ज़रा बताइए। जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर। अगर हम ऑन द एवरेज देखें तो आजकल के पीड्स के पॉपुलेशन में एक लैंग्वेज डिले का डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है जिसको स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का डायग्नोसिस दिया जाता है कि लैंग्वेज जो है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है। एज तो उसकी 3 इयर्स की है लेकिन लैंग्वेज रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव देखें, एक बात है कि मैं समझ रही हूँ और एक है कि मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। कुछ बच्चे समझते बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशन में लेट होते हैं। तो सिमिलरली जो भी उसका डिसऑर्डर है कि एक समझता ठीक है, एक्सप्रेशन में लेट है, तो वी विल वर्क ऑन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मोर इंटेंसिवली एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज भी नेचुरली के उसको हम लोग गैप फिल इन करेंगे। जो स्पीच का गैप आ रहा है उसकी नॉर्मल एज से, उस गैप को फिल इन करने के लिए इंटेंसिव थेरेपीज होती हैं।
It's a 1-to-1 session based therapy जिसमें speech therapist होता है, बच्चा होता है, और 1-to-1 therapy. Then there is a group therapy जिसमें हम peers रखते हैं, same age के बच्चे के group रखते हैं जो कि more or less उनके थोड़े थोड़े disorder मिलते हैं कि एक बच्चे जिसकी communication अच्छी है, एक बच्चा जिसको gap है, वो उसके साथ आपके के जो बच्चों की peer learning है वो ज़्यादा strong है. ग्रेट वो उनको With therapies with assistance इसमें हम language की अच्छा ये कवर अप कर जाते हैं बच्चे बिल्कुल कवर अप और कर इसके लिए जाते बच्चों को जल्दी आना होना ज़रूरी है, पेरेंट्स को जल्दी पता चलना देखिए ज़रूरी अर्ली डायग्नोसिस हर डिजीज के लिए अच्छा है. Right. तो आइदर स्पीच एंड लैंग्वेज है या आपकी कोई मेडिकल डायग्नोसिस है, Right. जितना जल्दी उस चीज़ की तशवीश होगी उतनी ही जल्दी उसका Of इलाज course, वो होगा आपको और जब- वो उतने ही कम आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी बॉडी पे, आपकी टोटल लाइफ पे इफेक्ट करेगी क्योंकि इसको कम टाइम मिला है. और जितने बच्चे छोटे होते हैं ना उनको आप ट्रेन जल्दी कर सकते हैं. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसने इशारों की ज़बान सीख ली या सीख लिया कि मैंने तो बोल ही नहीं सकता, मुझे दिक्कत है, दुश्वारी है, अटेम्प्ट नहीं की, एफर्ट नहीं की, वो उसके बिहेवियर्स इतने पक्के हो जाएंगे कि उसको अनलर्न कराना इज़ अ मोर डिफिकल्ट थिंग. और डिफिकल्ट हो एक जाता है. लर्न बिहेवियर को अनलर्न कराना इज़ मोर डिफिकल्ट. अच्छा पाकिस्तान में ये बढ़ रही है बीमारी बहुत लोगों ज़्यादा बढ़ की, रही इसके है. रीज़न क्या है? इसकी रीज़न मीडिया है. अच्छा बच्चों में इसके एक मेजर रीज़न मीडिया है. वो कैसे? यूजुअली आजकल जो सिनेरियो चल रहा है कि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग बिकॉज जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चा डे केयर में है, डे केयर वालों को वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह बिकॉज दे आर आल्सो addicted to media, they prefer using phone calls or SMS or having chat with their friends, तो they prefer कि बच्चा जो है वो कार्टून्स देखे, वो राइम्स देखे और ये इस तरह का मीडिया टाइम बचाने के लिए अपने आप को कि हमें ना तंग करे, बस मोबाइल पकड़ा देना, बस इसको यूज़ करते रहो. जो बिल्कुल ऐसे ही माँ फ्रस्ट्रेटेड है तो टीवी लगा के बैठ जाएगी कि थोड़ी देर बैठा रहता है. इवन ऐसे भी बाज़ औक़ात केसेस आते हैं जिसमें वो कहते हैं ये कुछ खाता नहीं है तक हम टीवी नहीं चला के दें. ये टीवी देखेगा तो खाना खाएगा वरना खाना नहीं खाएगा. वो भी खतरनाक है. बिल्कुल. और समटाइम्स बच्चे बहुत बिहेवियर शो करते हैं, नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें टीवी चाहिए, हमें स्क्रीन टाइम चाहिए. और स्क्रीन टाइम एक मेजर फैक्टर है क्योंकि इंक्रीज ऑफ स्क्रीन टाइम उनकी लैंग्वेज डिले, उनकी कॉग्निशन, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. हफ्सा यू आर राइट, बट बहुत मुश्किल नज़र आता है पेरेंट्स के लिए भी अब मौजूदा हालात में. वो कहते हैं बच्चा खाता ही नहीं, क्या करें जब तक वो मोबाइल पे कार्टून ना देख ले या इस तरह की चीज़ें ना देख ले. तो अब माँ बाप क्या करें? देखिए ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई है समा और दी अदर कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता. बिल्कुल ठीक किया जा सकता है. बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं. अब उसका एक बिहेवियर है कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा मुझे टीवी नहीं मिलेगा, और जब मैं ज़्यादा जिद करूंगा तो माँ कहेगी कि भूखा है, मैंने देना है टीवी. वो इसको लर्न कर लेते हैं कि मैंने ये बिहेवियर शो किया, मुझे रिस्पॉन्स मिला. तो नेचुरली हम पेरेंटल ट्रेनिंग करते हैं जिस पे हम उनको काउंसिल करते हैं कि इस आपको पता है कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, आपके बेटे के लिए कितना नेगेटिव है या बच्चे के लिए. तो सिमिलरली जब आप अपना इन्वायरमेंट मॉडिफाई करते हैं, अपने घर का इन्वायरमेंट, अपना बिहेवियर टुवर्ड्स योर चाइल्ड, अपना बर्ताव अपने बच्चे के साथ, वो जब चीज़ें हर लेवल पे एड्रेस होती हैं तो बिहेवियर कम होते होते अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है. इनके पेरेंट्स को अपनी हैबिट्स को, अपनी रूटीन को, अपने आप को बदलना होगा, जो आपकी बातों से मैं अखज़ कर सकता हूँ. बिल्कुल. अपना घर का इन्वायरमेंट जितना चेंज करेंगे, जितना पॉजिटिव और नरिशिंग इन्वायरमेंट होगा उस बच्चे के लिए, वो उसकी डेवलपमेंट के लिए उतना ही अच्छा है. अच्छा अगर आसान लफ्ज़ में बता दें नरिशिंग इन्वायरमेंट हमारे कि अगर मैं इसको कहूँ कि फ्रेंडली, जी फ्रेंडली इन्वायरमेंट और जिसमें लर्निंग हो रही है. ओके. जिसमें उसकी लर्निंग हो रही है. देखिए आपकी लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल टॉप पे ही लर्न कर रहे हैं. आप जब वो उस राइटिंग टेबल पे ही हैं तो आप लर्न करें. आप यू आर लर्निंग एट किसी भी जगह आप लर्न कर सकते हैं उसको. राइट, यू आर राइट. लर्निंग इन्वायरमेंट हो और फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हफ्जा फ़याज़ आप सर्टिफाइड बोर्ड मेंबर ऑफ अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज एसोसिएशन भी हैं. थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू पॉइंट को वक्त दिया और यकीनन ये इन्फॉर्मेशन हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए बड़ी सेर हासिल इन्फॉर्मेशन है और ख़ासतौर पर पेरेंट्स के लिए. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं लास्ट में यही कहूँगा और इल्तिजा करूँगा पेरेंट्स से, जैसा हफ्सा ने भी ये बात कही कि अपने घर के इन्वायरमेंट को बदलने की ज़रूरत है. बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि अगर पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे यह है कि वो गैजेट्स से बच्चों को दूर रख के अगर वो पर्सनल इंटरेक्शन और थोड़ा सा ज़्यादा वक्त अपनी ज़िंदगी का बच्चों को दे दें. और ये तब्दीली हो सकती है और तब्दीली उसी सूरत में होगी जब पेरेंट्स अपनी हैबिट्स को, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे. अपने मेज़बान फ़रहान खान को साइबर क्राइम से दीजिएगा इजाज़त. ज़िंदगी ने एतबार की सांसों ने वफा की. आपसे फिर मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.